नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं उद्धव ठाकरे के घर मातुश्री के बाहर। महाराष्ट्र की सियासी हलचल की आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता रहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की खबर से, जिनके हत्या के बाद आरोपियों ने जश्न मनाया था। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हत्या के बाद आरोपी कार के अंदर जश्न मनाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे थे, संगीत की धुन पर झूम रहे थे और हथियारों को लहराते हुए वीडियो बनवा रहे थे। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सबसे कम उम्र के उस शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने दोनों हाथों से फायरिंग करते हुए 6 गोलियां चलाई थी। इसके साथ ही हत्या में शामिल एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली पुलिस ने कुल अब तक हत्या के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 19 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। उम्र महज 18 साल, लेकिन अंकित ने जो किया उसने पंजाब समेत पूरे देश को हिला दिया। सोनीपत का रहने वाला अंकित सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सबसे कम उम्र का शातिर शूटर है, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग कर अकेले ही मूसेवाला को 6 गोलियां मारी। अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी, और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। अंकित और सचिन भिवानी को दिल्ली पुलिस ने 3 जुलाई को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया। सचिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों को छिपने और दूसरी तरह से मदद कर रहा था। सचिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग को राजस्थान में संभाल रहा था। आरोपी कितने शातिर हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में अंकित और सचिन हथियार लहरा रहे हैं। एक तस्वीर में हथियारों के साथ अंकित शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ बैठा है। कारतूस से मूसेवाला, अंकित और अपने गैंग का नाम लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद अंकित दूसरे शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ भाग गया। वो फतेहाबाद, पिलानी, बिलासपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से होते हुए गुजरात के कच्छ पहुंचे। वहां प्रियव्रत फौजी मास्क निकालकर घूमने लगा। अंकित को लगा कि वो ऐसे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो वहां से भाग गया। उसने करीब 35 लोकेशन बदली। अंकित के पास पंजाब पुलिस की 3 वर्दी बरामद हुई हैं, जो इन्होंने पुलिस से बचने के लिए रखी हुई थीं। इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई, उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पहले दिल्ली पुलिस ने 19 जून को प्रियव्रत फौजी, कशिश और केशव को अरेस्ट किया था। प्रियव्रत बोलेरो मॉड्यूल का हेड था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सचिन इन शूटरों का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्टर है। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 4 शूटरों प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश और केशव को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। मानसा से इन्हें भगाने से लेकर गाड़ी मुहैया कराना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में ठहराना, सब कुछ सचिन ने करवाया। पुलिस के मुताबिक शूटर अंकित 4 महीने पहले ही गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। यहाँ तक कि उसका पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉजिस्टिक मुहैया कराने से लेकर सीधे तौर पर हत्या में शामिल लोगों को बड़ी ही सावधानी और प्लानिंग से चुना गया। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल और कनाडा में बैठे गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अमरावती में जिस उमेश कोले की हत्या हुई, उसके बाद तनाव बढ़ा हुआ है। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को लेकर भी है जिन्हें धमकियां मिल रही हैं नुपुर शर्मा का समर्थन करने को लेकर। मुख्य आरोपी का नाम शेख इरफान है। पुलिस ने उसे नागपुर से गिरफ्तार किया है।
आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोल्हे की हत्या 21 जून को नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई थी। आज उमेश कोल्हे के लिए बीजेपी अमरावती में एक उसने शोक सभा की। इसके मद्देनजर यहाँ कड़ी सुरक्षा की गई। उधर खबर है कि अमरावती में कुछ लोगों को पोस्ट करने पर धमकियां दी गई हैं। करीब 8 से 10 लोग हैं जिन्हें धमकियां मिली हैं और उन्होंने माफी मांगते हुए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया है। उन लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। कल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि इस मामले की जांच फिलहाल एनआईए कर रही है। अमरावती में मौजूद हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी बता रहे हैं फिलहाल वहां का क्या हाल है। अमरावती के प्रभात चौक में उमेश कोल्हे जी जिनकी हत्या 21 जून को हो गई थी, यहाँ पर उनकी ये दुकान है अमित मेडिकल्स। यहाँ पर जानवरों के लिए जो उनकी बीमारी में दवाएं, उसके थोक और फुटकर विक्रेता हैं। और ये वो गली है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आपको आगे दिखा पाए, वो जो आखिरी सीढ़ी है उसके अंदर, वहाँ से जब इसी वक्त लगभग रात 10 साढ़े 10 के आसपास जब वो पीछे की तरफ गए और उनके 5 मिनट बाद उनका बेटा उस तरफ वहाँ पर आया और एक धारदार हथियार से उनके गर्दन पर वार किए गए और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अब चूंकि पुलिस पर भी आरोप लगे, कहा गया कि शुरुआती दौर में उनको पता था, जब पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि उनको 2-3 दिनों बाद जब जांच की तफ्तीश में मामला में पता लग गया था कि नुपुर शर्मा की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तब ये बात बाहर क्यों नहीं आई। और अब जब एनआईए इस पूरे मामले को संभाल रही है, एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कई ऐसे ऑडियो क्लिप भी आए हैं कि और दूसरे लोगों को भी धमकाया गया है कि उनकी दुकान पर भी वो पहुंचेंगे और उसके बाद उनसे जबरन माफ़ीनामा या कबूलनामा करवाया गया और उसके पोस्ट भी वायरल किए जा रहे हैं। तो ये सब मामले भी अब सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉड्यूल या एक कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, इसकी परतें उधारने में जो सारी जांच एजेंसियां हैं वो लग गई हैं। और उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में इस दुकान से, या यहाँ पर जो इसके मालिक थे उमेश कोल्हे, उनके मर्डर के बाद इसकी तफ्तीश शुरू हुई है। इस मामले के सियासी रंग भी हैं, लेकिन इस बीच में जो एनआईए है वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अमरावती से अपने सहयोगी संजय शेंडे और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या के बाद तनाव बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और खासतौर से यहाँ चिंता उन लोगों को लेकर है जिन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो अब उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल है। इन 8 से 10 लोगों ने जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जान की भीख मांगते हुए वीडियो पोस्ट किया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वालों को अमरावती में धमकियां मिली। कईयों ने डर कर जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। गलती हुई है, आगे से ख्याल करूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सब से माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी गवाही देता हूँ। इसी बीच अमरावती के अमित मेडिकल स्टोर के उमेश कोल्हे की 21 जून को गला रेत कर हत्या कर दी गई। शुरू में अमरावती पुलिस ने इसे लूटपाट के इरादे से हत्या की वारदात बताया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन असली वजह बताने से पुलिस बचती रही। जबकि स्थानीय बीजेपी नेता शुरू से इस हत्याकांड को नुपुर शर्मा से जोड़कर देख रहे थे। आखिरकार जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच एनआईए को देने की घोषणा की, तब अमरावती पुलिस ने माना कि उमेश कोल्हे की हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से की गई। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उन्होंने अपनी ताकत ज्यादा यूज करनी चाहिए थी और इसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए था। हम सिर्फ यही जानना चाहते थे कि हत्या की वजह हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें मामले को दबाना होता तो हम एक के बाद एक पूरा मामला क्यों सुलझाते और क्यों बताते। और जहां तक सप्रेस करने की बात मैं आपको बता चुकी हूं कि हमारे लिए ब्लाइंड केस था और सेंसिटिव केस था। ब्लाइंड और सेंसिटिव केस में हम कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पहले, जब तक हमारे पास पूरे एविडेंसेस नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक डॉक्टर यूसुफ खान तो उमेश कोल्हे का 15 साल पुराना परिचित है। आरोप है कि डॉक्टर यूसुफ ने उमेश कोल्हे की पोस्ट को मुस्लिमों के दूसरे ग्रुप रहबरिया में पोस्ट कर वायरल किया और फिर नागपुर से पकड़े गए इरफान शेख ने हत्या की साजिश रची। 21 जून की रात हत्या को अंजाम दे दिया गया और तो और हत्या के बाद वो उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ।
नूपुर शर्मा के समर्थन की पोस्ट डालने की वजह से हुई इस हत्या से इलाके में डर और तनाव का माहौल है। इस बीच बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने जहां उमेश कोल्हे के लिए शोक सभा का आयोजन किया, वहीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पीड़ित परिवार से मिलकर मामले में अमरावती पुलिस और पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की फेलियर है कि पहले जब राइट्स यहाँ पर हुए, दंगे में यहाँ पे कर्फ्यू तक लगे, लोगों के ऊपर पथराव भी हुए, मारामारी भी हुई और बाकी चीजों से भी यहाँ पर मारा गया लोगों को, तब भी वो फेलियर थे और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तब भी वो फेलियर है। अमरावती जिले की पालक मंत्री रही यशोमती ठाकुर ने नवनीत राणा के आरोपों को महत्व देने से इनकार करते हुए उमेश की हत्या पर दुख जताया। उमेश के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इसका हम निषेध करते हैं। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और अभी सेंट्रल एजेंसीज के अंडर में ये सारी जांच हो रही है। जबकि नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी से बात करते हुए मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए एनआईए की जांच का हवाला दिया। ये नेशनल लेवल की ये जो केस है, ये इंसिडेंट है, ये इसके ऊपर सरकार पूरी तरह ध्यान रख के रखती है। बयान नूपुर शर्मा ने दिया, लेकिन उनका समर्थन करने पर उदयपुर और अमरावती में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उदयपुर की तरह अब अमरावती की जांच भी एनआईए को दे दी गई है। अब एनआईए की जिम्मेदारी है कि मामले के तह तक जाकर पूरी साजिश को बेनकाब करे और हत्याओं के इस सिलसिले पर रोक लगाए। अमरावती से संजय सेंडगे और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे पहली बार अपने घर ठाणे पहुंचे। क्या है वहां की तैयारियां, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे आए हैं। आज पहले दिन ही उन्होंने बहुमत हासिल किया और बहुमत हासिल करने के बाद अब वो अपने शहर ठाणे, जो उनका अपना क्षेत्र है, जहां से वो विधायक चुने जाते हैं, जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की, वहां पर ही आए हैं और लोगों से यहां पर मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और दरअसल ठाणेकरों के लिए एक अभिमान का विषय है कि उनके शहर का विधायक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद जो है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। इस सभी का ख्याल रखेंगे, जो भी उनके लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनाने का काम करेंगे। एकनाथ शिंदे यहाँ मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इतनी बारिश में भी इतनी बड़ी संख्या में जो ठाणे के कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, ये उनका प्यार है और वो कोशिश करेंगे इस प्यार को बनाए रखने के लिए, उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए। जो भी उनकी समस्याएं होगी उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अभी हम देख रहे हैं मंच की तरफ आगे वो बढ़ गए हैं। दरअसल ये जो जगह है वो आनंद आश्रम है। आनंद दिघे जो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उनका यहीं दरबार लगता था, जिन्हें कि धर्मवीर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बैठकर वो लोगों की समस्याओं को सुलझाते थे। ठाणे में उन्होंने शिवसेना को मजबूत किया और एकनाथ शिंदे जो हैं उनके ही एक तरह से उनके ही नेतृत्व में दरअसल आगे बढ़े, राजनीति चलाए। और ये वहाँ पर अंदर जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने तस्वीर है, तस्वीर को पुष्पमाला चढ़ाई, फिर उसके बाद उनके मूर्ति है उसको माल्यार्पण किया और अब वो सभी का अभिवादन कर रहे हैं स्टेज पर। यहाँ से हम देख रहे हैं पैगंबर मोहम्मद को लेकर नूपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ 10 जून को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद 85 लड़कों की गिरफ्तारी की गई थी और लड़कों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। एनडीटीवी पर रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद इसकी जांच कराई गई और अब सहारनपुर कोर्ट ने जिन लड़कों की पिटाई हुई उनमें से 8 लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो में पुलिस की लाठी खा रहे, पुलिस से हाथ जोड़कर ना मारने की विनती कर रहे 18 साल के मोहम्मद अली अब भी सहमे हुए हैं। 23 दिन बाद सोमवार को कोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिए जाने के बाद घर लौटे। पुलिस की मार से मोहम्मद अली का हाथ टूट गया है, उंगलियों में अब भी दर्द है, सूजन साफ दिखाई देती है। अली बताते हैं कि उन्हें पुलिस ने बिना वजह सड़क से पकड़ा,
पीटा और जेल भेज दिया। जुम्मा मस्जिद पे मैं 2 होमगार्ड ने रोक लिया और कहा उतरो। सर हमने कहा खैरियत, हम 3 जने थे सर, एक को छोड़ दिया, मैं 2 को पकड़ के चौकी में ले गए और वहाँ दरोगा साहब ने कहा कि 5 मिनट में आपको छोड़ रहे और फुटेज चेक करा दीजिए। सर हमने कहा हम नहीं कराते फुटेज चेक। उन्होंने ज़बरदस्ती कि बेटे करा दो। हम फिर चले गए सर उनके साथ और उन्होंने वहाँ जाके हमें पकड़ लिया। उन्होंने तकरीबन 5-6 घंटे बंद करा। फिर रात को थोड़ी उन्होंने क्या किया आपको? फिर पिटा? सर पिटाई की। सब पिटाई की, डंडे मारे आपको? जी सर बहुत मुश्किल से गुजरे वो 23 दिन, ऐसे 23 साल के बराबर थे। बस गुजार लिए सर। कई 23 दिन में कल सोया सर मैं चैन से, और यहाँ सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे सपना आया मुझे, जैसे मैं जेल में हूँ। एकदम डर लगने लग गया था। सहारनपुर कोर्ट ने मोहम्मद अली समेत 8 युवाओं को सबूतों के अभाव में जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन युवकों को छोड़ते वक्त पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारे घर का कानून है क्या? पुलिस को कहा कि जिसको चाहो जब तब बंद कर दो, किसी के चोट नहीं है, 307 लगा दी है, कोई झगड़ा वहाँ नहीं हुआ, इतनी लंबी चौड़ाई 1 किलोमीटर लंबी धाराएं लगा दी इस पर। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें, कि जब जिसे चाहे बंद कर दें, जिसे चाहे आप छोड़ दें, जब चाहे छोड़ दें। तो कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्वेशन दिया इस पर। आगे हमें उम्मीद है कि कोर्ट और लड़के भी इसमें ऐसे ही निर्दोष फंसे हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट उन पर भी यही ऑब्जर्वेशन पास करते हुए और जजमेंट उनके फेवर में देगी। 10 जून को सहारनपुर में पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयान के बाद प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने युवाओं को पीटा था और पिटाई का वीडियो बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने रिटर्न गिफ्ट कहकर ट्वीट किया था। एनडीटीवी की खबर के बाद इस वीडियो की जांच के आदेश दिए गए थे। सहारनपुर पुलिस का कहना है कि उनकी जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ये लड़के 23 दिन जेल में रहने के बाद बाहर तो आ गए हैं, पर कभी जेल इन लड़कों के जहन से बाहर नहीं जाएगा। ये कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। पुलिस ने इनकी बेवजह पिटाई की है, इनको जेल में डाला है। सवाल यह है कि जिन पुलिस वालों ने बेगुनाहों को जेल में डाला, जिनकी पिटाई की, क्या उन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अशोक कश्यप के साथ सहारनपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में अगर आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा माहौल आपको गुजरात और कर्नाटक में मिलेगा। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है, और क्या है इसमें खास, हिमांशु शेखर बता रहे हैं। पिछले 6 साल में स्टार्टअप से जुड़ी पॉलिसी जारी करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 से बढ़कर 31 तक पहुंच गई है, लेकिन इनमें सबसे अव्वल हैं गुजरात और कर्नाटक। स्टार्टअप इकोसिस्टम के पैमाने पर राज्यों की ताजा रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक राज्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय सर्वश्रेष्ठ है। रिपोर्ट जारी करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राज्य अब स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। That rather than 3 companies becoming $100 billion or $1 trillion companies, you'll have 1,000 companies each of $1 billion. That is what ONDC has the power to do. स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की दूसरी कैटेगरी में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना टॉप परफॉर्मर पाए गए हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में जम्मू कश्मीर को टॉप परफॉर्मर करार दिया गया है। देश में स्टार्टअप पॉलिसी के लॉन्च हुए करीब 7 साल हो चुके हैं। इस दौरान कई राज्यों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेहतर करने की दिशा में अच्छी पहल की है, लेकिन अब भी देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर स्टार्टअप कल्चर ठीक से विकसित नहीं हो पाया है, और अब वाणिज्य मंत्रालय की प्राथमिकता इन राज्यों में स्टार्टअप कल्चर को नए सिरे से विकसित करने की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए एक अच्छी खबर, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और
होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए अब अच्छी खबर यह है कि उन्हें जबरन सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सोमवार को सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं। सीसीपीए ने होटल रेस्टोरेंट पर बिल में स्वतः लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर पाबंदी लगा दी है। यानी अब होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों पर सर्विस चार्ज के पेमेंट के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता है। अब ग्राहकों की इच्छा होगी तभी वो सर्विस चार्ज देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह निर्देश जारी किया है कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी होटल या रेस्टोरेंट चेन अगर कंज्यूमर से सर्विस चार्ज वसूलते हैं, फूड बिल में सर्विस चार्ज को ऐड करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अवैध और गैर कानूनी माना जाएगा। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने इस फैसले को लागू करने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर सर्विस चार्ज फूड बिल में ऐड किया जाता है तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अवैध कारोबार के पहल के तौर पर देखा जाएगा, और साथ ही ये कंज्यूमर के अधिकार जो हैं उसका हनन भी माना जाएगा। और इस गाइडलाइन में ये साफ तौर पर लिखा है कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी होटल या रेस्टोरेंट चेन अगर कंज्यूमर से सर्विस चार्ज वसूलते हैं तो कंज्यूमर्स के पास, उपभोक्ताओं के पास ये अधिकार होगा कि वो इसकी शिकायत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास करें। इस गाइडलाइन में ये लिखा है कि वो जो उपभोक्ता हैं वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर अगर वो लिखित शिकायत दर्ज करना चाहें ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए तो ई दाखिल पोर्टल के ज़रिए जल्दी न्याय के लिए एक आवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और ये एक सख्त फैसला बहुत सोच समझकर और कई हफ्तों की सलाह मशवरे के बाद लिया गया है। पिछले ही महीने स्टेक होल्डर्स के साथ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि भारत सरकार सर्विस चार्ज को अगर फूड बिल में शामिल किया जाता है उसे अवैध मानेगी और इस पर आगे बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद अब ये गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है, और आज के बाद से देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट चेन अपने फूड बिल में सर्विस चार्ज को शामिल करता है तो उसे अवैध और गैर कानूनी माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में 1000 से ज्यादा खतरनाक पेड़ हैं। कोई बड़ी तबाही ना हो, इसको लेकर इनकी कटाई छटाई शुरू हो गई है। पेड़ों को सहेजने की कोशिश, कटाई छटाई जोर शोर से। ये उस आंधी तूफान की तबाही के बाद की सीख है जिसने महीने भर पहले केवल लुटियंस दिल्ली में 150 से ज्यादा पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। चिंता जान माल की भी है और चुनौती पेड़ों को बचाने को लेकर भी। it's more than 1000 trees under the 1000 से ज्यादा पेड़ डेंजरस ट्रीज की कैटेगरी में हैं। कुछ पेड़ों में थोड़ी काट छाट करनी पड़ती है, कुछ में ज्यादा, और कुछ को हटाना ही पड़ता है। tree required the removal of the entire trees. कनॉट प्लेस सर्किल में अब पेड़ों की शाखाएं आपको सड़कों पर लटकती नहीं दिखेंगी। जितनी शाखाओं का बोझ पेड़ उठा सकता है बस उतनी ही नजर आएंगी। हर उस डाली तक क्रेन पहुंच रही है जिससे पेड़ को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊपर का जो कैनपी का जो वजन है, जो साइज है, जो होल्ड करने के लिए कितना रूट चाहिए, कितना ताकत चाहिए, वो उतना वो नहीं पा रही है। सो इसलिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके रेशियो, शूट के एंड रूट के रेशियो इतना जो वाइडन हो गया उसके नैरो करो। उसी नैरो करने के लिए हम कैनपी के जो वजन कम करने के लिए अभी प्रूनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। एक नुकसान जो कुछ सिखा गई, एक सबक जो पेड़ों की सुरक्षा को लेकर मिली। जिस तरह बीमारी का इलाज जरूरी है, ठीक वैसे ही पेड़ों की सर्जरी भी, ताकि उनकी सांसें भी चलती रहे और हम भी सांसें ले सकें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।